Hello everyone, my name is Shadan Saifi. I have qualified UGC NET JRF as well as GATE Sociology। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्सनहुड, हैबिटस एंड एजेंसी। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनहुड के बारे में। अगर हम कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करें तो पर्सनहुड का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अ पर्सन। ठीक है, यानी कि जो पर्सन होने की स्टेट होती है, जैसे कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे की स्टेट को हम चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, तो अगर वैसे ही अगर कोई पर्सन होता है तो उसकी स्टेट को हम पर्सनहुड कहते हैं। उस स्टेट में क्या होता है कि जो पर्सन है, पहले तो इंडिविजुअल होता है बायोलॉजिकल बीइंग। ठीक है, दूसरा होता है पर्सन। पर्सन होता है सोशल बीइंग। तो उस बायोलॉजिकल बीइंग को जो सोसाइटी होती है एक पर्सन का दर्जा दे देती है। ठीक है, और वो इंडिविजुअल से पर्सन बन जाता है। पर्सन का मतलब है कि वो जो सोसाइटी, जो सोशलाइज्ड इंडिविजुअल होता है, वो सोसाइटी के सारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज को फॉलो करेगा। ठीक है, उसका कुछ स्टेटस होगा सोसाइटी में, उसको एक उसकी एक डिग्निटी होगी। ठीक है, उसकी डिग्निटी या उसकी आइडेंटिटी होगी, उसके कुछ रोल्स होंगे, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक है, और उसको एक रेस्पेक्ट दी जाएगी। तो ये सारी चीजें से मिलकर क्या बनेगा, पर्सन बनेगा। इससे अलावा भी और चीजें हो सकती है, मैंने कुछ यहाँ पर इंक्लूड की है। ठीक है, तो मतलब एक वो सोशल बीइंग बन जाएगा और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी एज ए पर्सन, एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो क्योंकि एक यहाँ पर ये सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, इसलिए सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। अलग अलग सोसाइटी में जो पर्सन्स होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ये जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि एक डायनेमिक कंसेप्ट होता है जो बनता है। हमारा सोशल इंटरेक्शन कहता है कैसा है, कल्चरल नॉर्म्स क्या है, और या फिर जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, ये सब जो होते हैं वो पर्सनहुड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो, क्योंकि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसलिए सोसाइटी टू सोसाइटी जो है वो पर्सनहुड अलग अलग हो सकता है, कल्चर टू कल्चर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि जितने भी नॉट ह्यूमंस थे, सारे ह्यूमंस किसी सोसाइटी में जितने सारे ह्यूमंस रह रहे होते हैं, उनमें से सारे ह्यूमंस को पर्सनहुड का दर्जा नहीं दिया जाता था। ठीक है, फुल पर्सनहुड नहीं दी जाती थी उन्हें। ठीक है, जैसे कि जैसे कि कुछ हम सोसाइटीज में देखेंगे, वुमेन्स या फिर एनस्लेव्ड पीपल, जो स्लेव, जब स्लेवरी एबॉलिश नहीं हुई थी अमेरिका में, तो वहां पर जो स्लेव्ड पीपल थे उनको फुल लीगल पर्सनहुड सोसाइटी में वो एज अ फुल पर्सन नहीं कंसिडर किए जाते थे। उनके राइट्स भी लिमिटेड थे। ठीक है, वो क्या क्या कर सकते हैं सोसाइटी में जाकर, वो उनको फ्रीडम भी नहीं दी जाती थी ज्यादा। ठीक, तो वहां पर उनके पास एक फुल पर्सनहुड का दर्जा नहीं था। अब देखो, यहाँ पर हमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं सोशल पावर का। तो किसको पर्सनहुड देना है या किसको पर्सनहुड से रिकॉग्नाइज नहीं कराना है, इसके बेस पर लोग, जो सोसाइटी होती है वहां पर जो पावरफुल होते हैं, वो अपनी सोशल पावर का इस्तेमाल करते हैं किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है, इसको डिसाइड करने में। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था, किसी कभी कभी एज के बेसिस पर भी पर्सन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि फुल पर्सनहुड नहीं रिकॉग्नाइज की जा रहा है, एज ए फुल पर्सन उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, जेंडर के बेस पर, रेस के बेस पर। ठीक है, जेंडर का हम देखेंगे एग्जाम्पल नीचे। ठीक, रेस के बेस पर या फिर सोशल पोजीशन क्या है उनकी, उसके बेस पर। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में जो स्लेवरी थी, जो स्लेव्स थे, उनको फुल पर्सनहुड का रिकॉग्निशन नहीं मिला हुआ था। ठीक है, उनके, जैसे मैंने ऊपर बताया था, उनके राइट्स भी कम थे, उनको फ्रीडम भी नहीं थी, फ्रीडम टू मूवमेंट भी नहीं था, ना राइट टू वोट था, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे ही जो यूएसए में जो अर्ली 20th सेंचुरी था, वहां पर जो वुमेन्स थी उनको ना वोट का हक था हासिल था, ना ही उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिलते थे। ठीक है, तो वो सिटीजन तो थे, वो वहां पर अमेरिकन सिटीजन थी वुमेन्स, मगर उन्हें फुल पर्सनहुड ग्रांट नहीं की गई थी। ठीक है, जैसे कि कॉलोनियल एराज में, जो कॉलोनियल पीरियड गुजरा है, जो ज्यादातर कॉलोनीज के जो इंडिजीनियस पीपल होते थे, ठीक है, चाहे वो अमेरिका में, अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया में हो, उनको फुल पर्सनहुड नहीं ग्रांट की जाती थी कॉलोनियल पावर्स। सब कहीं कहीं तो कॉलोनियल पावर्स उनको सैवेजेस कहते थे। ठीक है, सैवेजेस भी कहते थे, जो कि एक बहुत डेरोगेटरी टर्म्स है। इस टर्म से वो बताना चाह रहे थे कि ये फुल पर्सन नहीं है, हम जो कॉलोनाइजर्स हैं वही फुल पर्सन हैं, हमें ही फुल पर्सनहुड का दर्जा हासिल है। अब प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारी सोसाइटीज में अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जो बॉर्डर के तारों के नीचे से, जो हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, वहां से आते हैं, या फिर जो रेफ्यूजीज होते हैं, ठीक है, अपनी कंट्रीज में परसिक्यूशन को जो फ्लड करके आ रहे होते हैं, उनको फुल पर्सनहुड नहीं ग्रांट की जाती है। ठीक है, अगर हम लीगल या सोशल राइट्स की बात
अगर हम लीगल रिकॉग्निशन या सोशल राइट्स के नजरिए से देखें तो, ठीक है। जैसे कि जो इमिग्रेंट्स होंगे, ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है, उनको राइट टू वर्क नहीं दिया जाता है, वो काम नहीं कर सकते, वो जो रिफ्यूजी फंड आएगा उसमें से ही उनको महीने का राशन वगैरह दे दिया जाता है, ठीक है। ना उन्हें राइट टू वोट होता है, ठीक है, उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी नहीं दिया जाता है। अब देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पर्सनहुड और सिटीजनशिप सेम ही तो चीज हो गई, मगर ये सेम नहीं होती हैं, ये अलग अलग चीजें होती हैं। पर्सनहुड को हम सिटीजन के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। पर्सनहुड का मतलब क्या होता है कि जो रिकॉग्निज पर्सनहुड में किसी भी इंडिविजुअल को फुल सोशल बीइंग रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, ठीक है, उसको सोशल बीइंग मान लिया जाता है, उसका फिर डिग्निटी, आइडेंटिटी, उसका एक मोरल स्टेटस होता है, ठीक है। जबकि जो सिटीजनशिप होता है वो एक पॉलिटिकल स्टेटस होता है जो कि स्टेट ग्रांट करता है, ठीक है, जैसे सिटीजन ऑफ अमेरिका, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिटीजन ऑफ यूके, ठीक है, सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो सिटीजनशिप होती है वो स्टेट ग्रांट करता है, ठीक है। जबकि जो पर्सनहुड होता है वो जो पर्सनहुड होगा वो सोसाइटी ग्रांट करेगी, ठीक है। अब पर्सनहुड जो होता है वो ब्रॉडर टर्म होता है, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जो पर्सनहुड है वो ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर सिटीजनशिप आ जाती है। पर्सनहुड किसने रिकॉग्नाइज किया? सोसाइटी ने। और सिटीजनशिप स्टेट ने, ठीक है। अगर किसी को पर्सनहुड डिनाई, किसी को पर्सन ही नहीं माना जा रहा है तो ऑब्वियसली वो सिटीजन भी नहीं होगा। मगर ऐसा रिवर्स ट्रू नहीं है, किसी को फुल पर्सनहुड ग्रांटेड नहीं है मगर वो सिटीजन हो सकता है स्टेट का। इसके हम एग्जांपल देखेंगे। अब दो तरह की टर्म यहाँ पर आती है सामने, पर्सनहुड डिनायल, ठीक है, यानी कि डिनाई कर दी जाती है उसको फुल पर्सनहुड। जैसे कि जो एनस्लेव्ड पीपल होते हैं या फिर पास्ट में जो वुमेन्स रही थी, इंडिजिनियस पॉपुलेशन होती थी कंट्री कॉलोनियल रूल में, उनको पर्सनहुड, फुल पर्सनहुड नहीं दी जाती थी, ठीक है। उनके जो मैंने बताया था कि राइट्स होते हैं या उनके फ्रीडम होता है या उनकी डिग्निटी होती है वो उनको नहीं दी जाती थी, ठीक है, या फिर दी भी जाती थी बहुत लिमिटेड होती थी। अब सिटीजनशिप डिनाइल में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल जितने भी रेफ्यूजी, स्टेटलेस इंडिविजुअल, कॉलोनाइज पॉपुलेशन वगैरह इस सब में आ जाते हैं। सिटीजनशिप डिनाइल में सिटीजनशिप नहीं दी जाती है लोगों को, ठीक है। जैसे कि कोई रेफ्यूजी आया किसी कंट्री में तो उसको वहाँ का, वो जिस कंट्री में वो रेफ्यूजी बनकर आया है वो कंट्री उसको सिटीजन नहीं मानेगी, ना उसको सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी, ठीक है। यानी कि उसको जो राइट्स थे या फिर पॉलिटिकल कम्युनिटी में पार्टिसिपेट वो कर सकता था, जैसे राइट टू वोट, ठीक है, या फिर उसको कुछ लीगल राइट्स भी मिलते थे, या फिर ये सारे राइट्स उसको नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर, ये सारे राइट्स उसको नहीं दिए जाएंगे अगर वो सिटीजन नहीं है तो, ठीक, समझ गए। अब एग्जांपल देखते हैं कि एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल कि कोई कैसे सिटीजन तो हो सकता है, सिटीजनशिप उसको दे दी जाती है मगर फुल पर्सनहुड नहीं ग्रांट की जाती है। जैसे कि यूएसए, जो 1950 से पहले का जो यूएसए था, ठीक है, वहां पर क्या था कि जो वुमेन्स थी वो फुल सिटीजन तो थी यूएसए की, मगर उनको फुल पर्सनहुड ग्रांट नहीं किया गया था। कैसे? उनको ना तो राइट टू वोट था और ना ही राइट टू प्रॉपर्टी था। जो मेल्स थे उनको तो था मगर फीमेल्स को नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं वो सिटीजन तो थे मगर फुल पर्सनहुड उनको ग्रांट नहीं की गई थी। समझ गए आप लोग? अब आते हैं हैबिटस क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि, एक सेकेंड, हैबिटस किस कैसे कहते हैं। हैबिटस होता है सेट ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मेंटल स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हैबिटस। अभी मेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है उसको हम आगे देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इसको डेवलप किया था, प्राइमरीली डेवलप किया था, ठीक, प्राइमरी मतलब इसको पहले भी लोगों ने कंसेप्ट दिया था हैबिटस का मगर पियरे बोर्डू ने उस पर बहुत ज्यादा काम किया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मेंटल स्ट्रक्चर की जो तुम्हारी इनग्रेन, जो तुम्हारे अंदर अनकॉन्शियसली जो तुम्हारी हैबिट्स होती हैं, ठीक है, या फिर तुम्हारी कुछ स्किल्स होती हैं, ठीक है, या फिर जिस तरह से तुम एक्ट करते हो या फील करते हो, जिसको तुम नेचुरल मानते हो, उसको हैबिटस कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हम कहेंगे कि तुम जैसे सड़क पर चलते हो तो तुम्हारा एक यूनिक स्टाइल होता है चलने का, ठीक है। तुम्हारी कुछ लाइक्स होती हैं, तुम्हें कुछ चीज पसंद होती है, ठीक है, और कुछ डिसलाइक्स भी होती हैं। अब लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं तुम्हारी वो अनकॉन्शियस हैं, तुम्हें वो चीज पसंद है
ठीक है, किसी को कुछ तरह के कपड़े पसंद आते हैं, किसी को किस तरह का म्यूजिक पसंद आता है, ठीक है, ठीक है। या फिर कोई जो इंसान के मैनर्स होते हैं वो ये सब अनकॉन्शियस तो होते हैं, कॉन्शियसली नहीं पता होता है हमें, ये अनकॉन्शियस हमारे सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू अंदर हमारे डाल दिए जाते हैं, ठीक है। या फिर हम देख सकते हैं कि आपके बात करने का तरीका क्या है, ठीक है, या फिर आप किस तरह के कपड़े पहनना, या आपको कौन सा कलर पसंद है, ठीक है। आपकी जो थिंकिंग है वो अनकॉन्शियसली कैसे है, किसी कभी कभी होता है कि लोग जो होते हैं एक हेट्रेड के एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं, तो फिर वो नेचुरली किसी को ऐसे 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 पर्सन को देखेंगे जो किसी और कैटेगरी का होगा, तो उसको चाहे उसने उनके साथ कुछ भी गलत ना किया हो मगर उनके मन में एक हेट आ जाएगा उस पर्सन के लिए, ठीक है। वो क्यों हुआ, क्योंकि एक अनकॉन्शियसली जो उनका जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डेवलप हो गया है, तो वही हैबिटस होता है, ठीक है। हैबिटस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कुछ। अब देखो ये हमारा सेकंड नेचर होता है, सेकंड नेचर। फर्स्ट सेकंड नेचर क्यों यूज किया गया, एक तो फर्स्ट नेचर होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हैबिट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ये ज्यादातर अनकॉन्शियसली लोग इसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक टर्म लिखा है इनग्रेन्ड हैबिट्स। कोई रोज क्रिकेट खेलने जाता है, वो तो हैबिट हो गई, मगर इनग्रेन्ड हैबिट होती है उसकी इंसान की, कि उसकी हैबिट है कि वो जब भी खाना खाएगा तो खाना खाने से पहले वो हाथ जरूर धोगा, ठीक है। कुछ होता है कि जमीन पर बैठकर ही वो खाना खाएगा, तो एक उसकी इनग्रेन्ड हैबिट है। वो खाने में वो चाहे नूडल्स पसंद करेगा, ठीक है, वेस्टर्न फूड उसको पसंद है, ठीक है, या फिर किसी को इंडियन फूड पसंद होता है। ये सब क्या है, इनग्रेन्ड हैबिट्स होती हैं, ये तुम ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर से आ रही होती हैं और तुम सोचते हो कि ये तो भाई नेचुरल है, मुझे ऐसा ही पसंद है, समझ गए। अब देखो ये फॉर्म या शेप होती है कि आप कैसे रेस किए गए हो, ठीक है, आपका कल्चर क्या था, आपका स्टेटस क्या था, आपकी क्लास क्या थी, ठीक है, आपका जेंडर क्या था, एज क्या था, या फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या थे, ठीक है। आपके जो कल्चरली अलग अलग होता है ना, जैसे कि कल्चर में होता है ग्रीट करना, ग्रीटिंग्स, तो ग्रीट तो हम नेचुरल मानते हैं कि भाई किसी से मिलेगे तो ग्रीट करोगे ही ना आप, तो ये आपका एक तरह से आपका अनकॉन्शियसली आपके आपके दिमाग में है कि हमें ग्रीट करना है, किसी को मिलना है, तो ठीक है, ग्रीट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं सबके। तो ग्रीटिंग्स जो है एक तरह से वो हैबिटस का पार्ट हो गया, वो अनकॉन्शियसली आप कर रहे हो, ठीक है। तो आप जो ग्रीटिंग है वो कल्चर से डिफाइंड है, किसी के कल्चर में सलाम करते हैं, किसी कल्चर में नमस्ते करते हैं, कहीं कहीं पैर छूते हैं, तो ये सब ग्रीटिंग्स के तरीके हो गए। अब स्टेटस भी आपको, स्टेटस या क्लास जो है आपकी वो आपके हैबिट्स को डिफाइन करेगा। जैसे कि क्लास में अगर हम एग्जांपल लें, जो जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनका जो टेस्ट होगा म्यूजिक में वो अलग होता है, ठीक है, म्यूजिक का टेस्ट उनका अलग होता है। और बाकी जो लोअर क्लास में के लोग होंगे या फिर जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनका म्यूजिक का टेस्ट अलग होता है, ठीक है। या फिर तुम देखोगे जो अपर क्लास के जो घर होते हैं वो बड़े बड़े घर बनाए गए होते हैं और वो पेंटिंग्स खरीदते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स खरीद रहे होते हैं, मगर जो मिडिल क्लास में ज्यादातर लोगों को एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग पसंद ही नहीं आएगी, ठीक है। हम जो लोग हैं वो अलग तरह की पेंटिंग को पसंद करेंगे, ठीक है। तो क्लास जो होती है वो भी आपकी हैबिट्स पे अफेक्ट डालती है, ठीक है। जेंडर भी हो सकता है कि जो फीमेल्स होती हैं कि वो कुछ चीज़ों को नेचुरल मानती हैं, जैसे कि कुछ फीमेल्स हैं तो वो उनको खाना बनाना आना चाहिए, कोई फीमेल मानेगी कि हाँ मैं फीमेल, मुझे खाना बनाना आना चाहिए, तो ये क्या है, एक सोशलाइजेशन के थ्रू एक नेचुरली उसके अनकॉन्शियस माइंड में डाल दिया गया कि हाँ फीमेल है तो खाना बनाना उसको आना चाहिए। तो वो एक तरह से जेंडर के बेस पर जेंडर भी अफेक्ट करता है हैबिट्स को, ठीक है। वैसे पास्ट एक्सपीरियंस और एज भी अफेक्ट करता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं जिसको हम कॉन्शियसली चूज करें, ये टाइम के साथ साथ ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है हमारे अंदर। हम किन के साथ रह रहे हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी सोसाइटी क्या है, ये सब ऑटोमेटिकली हैबिट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं। अब जो हैबिट्स होता है वो कॉन्शियसनेस के लेवल से नीचे काम कर रहा होता है, यानी कि हम अननोइंगली चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे कि हमें कौन सा फूड पसंद है, किसी को लौकी की सब्जी पसंद नहीं है, किसी को लौकी की सब्जी पसंद है, तो आपको वो हैबिटस हुआ ना अनकॉन्शियस, तुम्हें पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है आप उसके रीजन बहुत सारे दे सकते हैं, मगर आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो है कि आपको लौकी की सब्जी पसंद नहीं है, ठीक है। आपका म्यूजिक का टेस्ट कैसा है, किसी को सैड म्यूजिक पसंद है, किसी को हिप हॉप पसंद है, आपकी हॉबीज जो हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। आप कैसे एक्ट करते हैं, कैसे आपका बात करने का लहजा या तरीका क्या है, आपके मैनर्स क्या हैं, ठीक है।
कि आपकी इनफैक्ट आपकी थिंकिंग क्या है, अपने आप को क्या कैसे सोचते हैं कि हम क्या बनने वाले हैं लाइफ में, हम क्या डिजर्व करते हैं, ये सब भी हैबिटस का पार्ट होता है कि आपको लाइफ से क्या एक्सपेक्ट चाहिए। जैसे कि अगर आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हो जो फैमिली बुक्स रीड, जहाँ पर फैमिली का नेचर था कि सारे फैमिली मेंबर्स बुक रीड्स करते थे और प्रमोट करते थे अपने बच्चों की आप भी किताबें पढ़ो, तो आपको भी एक नेचुरली आप कंफर्टेबल फील करोगे लाइब्रेरीज वगैरह में जहाँ पर लर्निंग एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर आप ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल फील करने लगोगे। तो ये आपके हैबिटस में इनग्रेन्ड था, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल लिया था, अगर आप ऐसे बचपन से ही ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जो नेगेटिव रिव्यूज रखते हैं एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, चाहे वो किसी पार्टिकुलर कास्ट से हो या रिलीजन से हो, ठीक है, तो आपके भी व्यूज अफेक्ट होंगे, आप भी वैसे ही अनकॉन्शियसली आपको हेट करने लगो, या आपके जो व्यूज हैं वो पार्टिकुलर कास्ट और रिलीजन को लेकर सेम व्यूज शेयर करने लगोगे अनकॉन्शियसली, ठीक है। तो ये भी एक हैबिटस का पार्ट हुआ। दूसरी बात यह है कि हमारे एक्शन को गाइड तो करता है, हमें क्या करना चाहिए। हैबिटस हमें बताता है कि हमें, जैसे कि मैं लौकी की सब्जी मुझे पसंद नहीं है तो मैं उसे नहीं खाऊंगा, मगर वो स्ट्रिक्टली डिटरमाइन नहीं करता है आप लौकी की सब्जी खा सकते हो खाना चाहो तो, ठीक है, समझ गए। आप एक पार्टिकुलर वे में चल रहे हो, आपका जो चलने का तरीका है या आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग है, ठीक है, आप सबकॉन्शियसली उसे कर रहे हो, मगर वो एक स्ट्रिक्ट नहीं है ना, आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हो, समझ गए। अब जो क्या होता है हैबिटस जो होता है वो लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस प्रोड्यूस करता है, यानी कि प्रैक्टिकल वे बताता है हमें चीज़ों को करने के, चाहे वो लॉजिकल हो या ना हो, ठीक है, वो हमें रीजनेबल लगते हैं, उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम एक्शन कर रहे होते हैं अपने हैबिटस के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम कोई इसका एग्जांपल लेना चाहें कि अगर जैसे कि किसी के कल्चर में है कि अगर कोई बड़ा उसको डांटे भी, चाहे उसकी गलती ना हो छोटे की, फिर भी आपको बड़ों की रेस्पेक्ट करनी है, उनसे मतलब बहस नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉजिकल तो नहीं है, नहीं, जब आपकी गलती नहीं है तो आप कहोगे कि हाँ भाई मेरी गलती नहीं है, मुझे आप क्यों डांट रहे हो, मगर आप क्या होता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में आपको सिखाया गया है कि रेस्पेक्ट देनी है बड़ों को, उनसे बहस नहीं करनी है, तो आप उनसे चुप रहोगे और उनकी सारी बातें सुन लोगे, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल एक्शन हुआ आपका, जो एक्शन आपने चुप रहना पसंद किया, आप बैठे रहे, तो आपका जो एक्शन था वो प्रैक्टिकल था, लॉजिकल हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। अब देखो जो सिमिलर पोजीशंस में जो लोग होंगे, यानी कि जिन लोगों का स्टेटस जो है वो सिमिलर होगा, उनके जो हैबिटस है वो भी सिमिलर होगा। सेम का वर्ड यूज नहीं हुआ है यहाँ पर, सिमिलर वर्ड यूज हुआ है, सेम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि जितने भी अपर क्लास के लोग होते हैं उनका ज्यादातर टेस्ट तो जो होगा म्यूजिक में, ठीक है, टेस्ट उनका वो सिमिलर होगा, या फिर जो एक कास्ट के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, स्पेसिफिक कास्ट के लोगों का जो टेस्ट होगा, उनके स्पेसिफिक रीजन की स्पेसिफिक कास्ट के कुछ लोग इस तरह से अटायर्स पहनते हैं, उनका जो बात करने का तरीका वो अलग है, वो किससे हुआ, उनके कास्ट ग्रुप से, ठीक है। तो हैबिटस जो उस कास्ट ग्रुप के लोगों का होगा वो सिमिलर हो सकता है, वो सेम चीजें पसंद करेंगे, उनकी थिंकिंग भी सेम हो सकती है, ठीक है, सेम उनके मैनर्स भी सेम हो सकते हैं, उनका टेस्ट भी सेम हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बहुत एग्जांपल दे चुका हूँ, म्यूजिक, आर्ट या फूड एटसेट्रा, जो भी तुम्हें पसंद है वो सब आपका क्लास बैकग्राउंड अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। क्लास बैकग्राउंड ने आपके हैबिट्स को अफेक्ट किया, तभी आपको स्पेसिफिक म्यूजिक, आर्ट या फूड पसंद होता है, ठीक है। जैसे कि अब हैबिट्स जो है वो आप जितने भी सबकॉन्शियस चीजें सोचते हो सब हैबिट्स का पार्ट होती है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का एक्सेंट हो, आप किस तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हो, या फिर आपकी वोकेबुलरी हो किसी भी लैंग्वेज की, वो आपके हैबिटस का पार्ट होता है। अगर किसी की फैमिली का बैकग्राउंड ये है कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं फैमिली वाले, तो ऑटोमेटिकली आप भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे, आपकी वोकेबुलरी भी स्ट्रांग होगी। अब इस वजह से कुछ लोगों को एडवांटेज मिलता है, कुछ लोग डिसएडवांटेजेस में होते हैं। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे कि अगर हम एजुकेशन लें, तो जिन चिल्ड्रंस का जो घर का माहौल होता है वो मैच कर जाता है स्कूल के कल्चर से, यानी कि जो उनका जो हैबिटस उन्होंने एक्वायर किया है होम में वो सिमिलर है जो स्कूल वाले चाहते हैं, जो स्कूल में जो एनवायरनमेंट है, तो सक्सेस उनको एजुकेशन में वो अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर किसी के घर में कोई स्कूल है जहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोलनी है लोगों को,
ठीक है। और किसी के घर पे जो है वो उनके घर का माहौल ऐसा है कि वो इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं एक दूसरे से ज़्यादातर, ठीक है। तो उस बच्चे को ऑटोमेटिकली इंग्लिश आएगी और जब वो क्लास में जब इंग्लिश में उसको पढ़ाया जा रहा होगा वो समझेगा, ठीक है, और वो एजुकेशन में एक्सेल करेगा। मगर अगर एक गरीब बच्चे को ले जिसके घर पे इंग्लिश नहीं बोली जाती है, तो अगर उसको सेम स्कूल में डालें तो फिर वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा और उसको जो पढ़ाया जा रहा है वो भी समझने में दिक्कत होगी। या फिर जो ऐसे पढ़ाने के कुछ ऐसे तरीके होते हैं या फिर हम स्लैंग यूज करते हैं, वो अपर क्लास के बच्चों को तो समझ आ रही होगी स्लैंग क्या है, मगर जो लोअर क्लास के या गरीब बच्चे हैं उनको वो स्लैंग समझ ही नहीं आएगी और वो एजुकेशन को ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब दूसरी एक चीज आती है बॉडी हैक्सिस। बॉडी हैक्सिस में क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो पोस्चर है या फिर आपकी बॉडी का जो मूवमेंट है या बॉडी लैंग्वेज कह देते हैं, वो आपकी सोशल पोजीशन पे रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि आप देखेंगे जो सीईओ होते हैं कंपनीज के, ठीक है, उनका जो पोस्चर या फिर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, उनके बोलने का तरीका या फिर उनके चलने का तरीका, ठीक है, उनके चाल ढाल जो होगा वो अलग होता है एज कंपेयर टू मैनुअल लेबरर्स, ठीक है। अब देखो जो हैबिटस होता है वो परसिस्टेंट होता है, ऐसे एकदम से हैबिटस खत्म नहीं किया जाता, लॉन्ग टाइम में चेंज होता रहता है और ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि तुम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो तुम्हें मदद करता है गाइड करने के लिए। जो तुमने एक बार हैबिटस एनग्रेन कर लिया सोसाइटी के थ्रू, तो हमें तो वो आपको गाइड करेगा आपको घर पे कैसे बिहेव करना है या वर्क पे कैसे बिहेव करना है, फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है। आपका जो हैबिटस है, आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो अटायर है, मैनर्स है, टेस्ट है, वो सब आपको मदद करेगा घर पे या फिर वर्क पे या फिर फ्रेंड्स के साथ नेविगेट करने में, ठीक है। हैबिटस जो होता है इसलिए इसे कहते हैं इंटरनलाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा होता है वो एक्सटर्नल होता है और कंस्ट्रेन करता है लोगों को, तो वो एक्सटर्नल सोशल स्ट्रक्चर नहीं होता जब, बल्कि ये इंटरनल सोशल स्ट्रक्चर होता है जो हमें हैबिटस जो है अनकॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा होता है। भाई सोशल स्ट्रक्चर मतलब कंट्रोल, तो ये जो हैबिटस है वो इंटरनलाइज सोशल स्ट्रक्चर, वो हमें इंटरनलाइज कंट्रोल कर रहा होता है। मगर ऑब्वियस सी बात है कि ये टोटल नहीं होता ना कंट्रोल, हमारे पास बहुत सारी फ्रीडम्स भी होती हैं। अब देखो इससे क्या होता है कि हैबिटस के जरिए जो सोशल वर्ड होता है वो हमारा रिक्रिएट होता रहता है, ठीक है। जो एक हैबिटस हमारे एक सोसाइटी का कुछ हैबिटस होगा वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस से बच्चों में गया, फिर बच्चों ने वही सीखा जो उनके सोसाइटी में सिखाना चाह रही थी, वो अनकॉन्शियसली वैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एजेंसी क्या होता है। एजेंसी होता है कैपेसिटी टू मेक चॉइसेस, ठीक है, यानी कि आपके पास कुछ कैपेसिटी है, यानी कि आपके पास फ्री विल है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी चॉइस कर सकें या एक्शन ले सकें, ठीक है। तो उसको कहते हैं एजेंसी। आपके ऊपर सोसाइटल प्रेशर तो बन रहा है या सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस तो हैं, सोशल स्ट्रक्चर आपको कंस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है, मगर आपके पास एक फ्री विल भी है जिसका इस्तेमाल करके आप एक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एजेंसी का मतलब होता है, एजेंसी से रिलेट वर्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर फ्रीडम, फ्री विल, इंटेंशन, एक्शन, इंडिविजुअलिटी या फिर इंडिविजुअल वगैरह, ये सब एजेंसी से रिलेटेड वर्ड होते हैं। आप फ्रीडम या फ्री विल के साथ एक्ट कर सकते हैं अपने इंटेंशन के अकॉर्डिंग, आपका जो एक्शन होगा वो फ्री विल के अकॉर्डिंग होगा। अब देखो जो सोशल स्ट्रक्चर होता है या सोशल कंस्ट्रेंट होता है, डिटर्मिनिज्म, सोशल कंट्रोल, ये सब क्या है, ये अपोजिट होते हैं एजेंसी के अक्सर, ठीक है। क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो हैं इनका मतलब क्या होता है कि लोगों को कंट्रोल करना, उनके एक्शंस को कंट्रोल करना एक्सटर्नली, जबकि एजेंसी में क्या होता है इंडिविजुअल खुद को कंट्रोल कर रहा होता है, एक्सटर्नली उसे कोई कंट्रोल, वो चाहता है कि जो मेरी मर्जी है मैं वही करूँ। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखो आपकी फैमिली या नेबरहुड में सब लोग फार्मर्स हैं, मगर आपने चूज किया कि आप फार्मर नहीं बनोगे, आप एक टीचर बनना चाहोगे या फिर आर्टिस्ट बनना चाहोगे, आप फाइन आर्ट्स लेना चाहोगे या फिर पेंटिंग्स बनाना चाहोगे। तो ये जो डिसीजन था आपका, ये इसी को ही डिसीजन को हम एजेंसी कह सकते हैं कि आपने जो अपनी एजेंसी का इस्तेमाल किया और अपने चॉइसेस लिए, अपने एक्शन जो थे आपके वो एजेंसी का इस्तेमाल किया और एक्शन किए उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो एजेंसी में एक्टर्स जो होते हैं वो क्लियर इंटेंशन के साथ एक्ट कर रहे होते हैं कि मेरी फैमिली में सब किसान हैं मगर मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ,
ठीक है। एक इंडिपेंडेंस दी जाती है एजेंसी में, उसे सोशल प्रेशर से कुछ एक इंडिपेंडेंस मिलती है उसे, और अपने एक्शन अपने अपने बारे में खुद एक्ट कर लेता है। मगर ध्यान देने की बात यह है कि एजेंसी जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, ठीक है। जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशनल रूल्स होते हैं, वो एक दायरा या फिर एक सर्कल सेट कर देते हैं। आप इसके अंदर ही नेविगेट कर सकते हो अपनी एजेंसी को, इसके बाहर नहीं निकल सकते। जैसे कि अगर एक पुअर क्लास का इंसान, एक गरीब बच्चे को डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब क्या है, उसकी फैमिली में सब लोग गरीब हैं, ठीक है, वो जो मैनुअल लेबरर्स हैं, मगर बच्चे ने डिसाइड किया नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा। मगर अब हमारी जो सोसाइटी है, ये सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पर एक एजुकेशनल सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो उसको एक ऐसी एजुकेशन दे जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर कर पाए। डॉक्टर बनने के तो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाएगा, तो यानी कि वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है, समझ गए। या फिर अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके डॉक्टर बनना चाहे जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, तो वहां पर भी बहुत सारा डोनेशन देना पड़ता है, तो वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो आपकी एजेंसी होती है ना, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, एक लिमिट्स होती है सोसाइटी की, उसके अंदर ही वो नेविगेट कर सकते हो आप। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, उसी का ही यहाँ पर नीचे एग्जांपल दिया गया है कि आप क्या करियर चूज करोगे, वो आपकी सोशल क्लास एक तरह से लिमिट कर देती है ना। जिसके आपको डॉक्टर बनना है तो आपको गुड कोचिंग चाहिए या फिर लैक्स ऑफ रुपीज चाहिए फीस में, ठीक है। जो पुअर पर्सन के पास दोनों ही चीज नहीं हो सकती हैं, होती हैं कई बार। अब देखो, अब हम देखते हैं कि एजेंसी जो है वो इंडिविजुअल एक्टर से ही हम रिलेट कर पाते हैं, है ना। मगर जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि एजेंसीज को हम कलेक्टिविटीज के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं। जैसे कि बर्न्स ने कहा था कि जो ह्यूमन एजेंट्स हैं या फिर जो एजेंसी है वो ऑर्गेनाइज ग्रुप, इंस्टीट्यूशन या फिर इवन नेशंस जो होते हैं ना, इन सब के पास भी कुछ ना कुछ एजेंसी होती है। ये भी एक्ट अपनी एजेंसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे होते हैं। और टोराइन ने तो यहाँ तक कहा था कि जो सोशल क्लासेस होती हैं, उन्होंने सोशल क्लासेस को एक्टर्स कह दिया था, बस एजेंसी में एक्टर्स ही तो एक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो एजेंसी है वो यहाँ पर बताया गया कि जो कलेक्टिविटीज होती हैं उनको भी आप एज एजेंट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, है ना। तो एजेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के पास ही नहीं होती है, बल्कि कलेक्टिविटीज के पास भी होती है। तो ये एक अलग चीज़ थी एजेंसी के बारे में जो हमने देखा यहाँ पर। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके बताएं कि मैं अपनी टीचिंग में क्या क्या इम्प्रूव करूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।